होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। एक फलाई इदारे की सीईओ ने खवातीन के पागल खाने का विजिट किया। वहाँ एक जेल में 30 खवातीन कैद थी जो कि खतरनाक हद तक पागल थी। बड़े बड़े नाखून थे और बाल बिखरे हुए थे। अक्सर एक दूसरे पर भी हमला कर देती थी, लेकिन सबको अलग रखना मुमकिन नहीं था। मजबूरन सबको एक ही कमरे में रखा गया। सीईओ साहब की नज़र कैद खाने की दीवार पर पड़ी तो वहाँ काफ़ी अक्लमंदी की बातें लिखी हुई थी। लिखाई काफ़ी बारीक था और सीईओ साहब के अलावा इस बात का ध्यान किसी को भी ना गया। दीवारों पर कुछ लिखा है। उसने फ़ौरन पागल खाने की इंतज़ामिया से कहा कि इन 30 औरतों में से एक औरत पागल नहीं है, बल्कि पागलपन का ड्रामा कर रही है। मैं नहीं जानता कि वो यहाँ किस मकसद से आई है, लेकिन ये हकीकत है कि इन पागलों के दरमियान एक अक्लमंद औरत भी है। पागल खाने के मैनेजर ने कहा कि सर आपको मुगालता हुआ, क्योंकि एक हमारे नफ्सियात डॉक्टर इन तमाम औरतों की तस्दीक की है। सीईओ साहब ने पागल खाने के बावर्ची से कहा कि आज रात के खाने में नमक तेज़ डाल देना। रात 9 बजे के करीब जब तमाम औरतों को खाना पेश किया गया, वकील साहब एक एनजीओ चला रहे थे और हमेशा फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उसने आज एक पागल खाने का विजिट करना था जहां ज़हनी मजदूर औरतों को रखा गया था। इसने पागल खाने के लिए एक डोनेशन देने का भी ऐलान किया। इस पर इंतजामिया ने उन्हें खुसूसी दावत भी दी थी। वकील साहब जैसे ही पागल खाने में दाखिल हुए तो उसका भरपूर इस्तकबाल किया गया था। वकील साहब के लिए ये एक नई दुनिया थी। इससे पहले इसने कभी किसी पागल औरत को नहीं देखा था। उन्हें देखकर एक खौफ सा महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ जेल में मौजूदा औरतों के बड़े बड़े नाखून थे, इनके बाल बिखरे हुए थे। वो एक दूसरे पर हमला करती थी, जिसकी वजह से उनके जिस्म और चेहरों पर जख्मों के निशानात भी थे। वकील साहब ने कहा इंतजामिया से ये सवाल किया कि इन औरतों के एक दूसरे से जुदा नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो बाकायदा एक दूसरे से लड़ती हैं। जिस पर मैनेजर साहब ने यही जवाब दिया कि सर ये हमारी मजबूरी है कि एक बड़े से हाल में सबको रखा गया और इसी तरह के तकरीबन 5 साल हमारे पास हैं, जिसमें तकरीबन 150 औरतें यहाँ रहती हैं। हर एक औरत को अलग कमरे में रखना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। ना ही हम इन औरतों को रस्सियों से बांध सकते हैं। ये एक दूसरे से लड़ती ज़रूर है, लेकिन कभी किसी औरत ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं किया। पिछले कई साल से कभी हमारे अदारे में ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से किसी औरत की जान ज़ाया हो। वकील साहब इस कैद खाने के करीब से गुजरे, अचानक उनकी नज़र उस कैद खाने की दीवारों पर पड़ी। वहाँ किसी औरत ने अपने नाखून इस्तेमाल करते हुए दीवार पर कुछ लिखा था। लिखाई बहुत बारीक थी, लेकिन गौर करने पर उन्हें पढ़ा जा सकता था। दीवारों पर बहुत ही अक्लमंदी की बातें लिखी थी, जिसको पढ़कर वकील साहब हैरान हुए। उसने मैनेजर से कहा कि इन 30 औरतों में से एक औरत ऐसी भी है जो कि बिल्कुल पागल नहीं, बल्कि उसने पागलपन का ड्रामा किया हुआ है। मैं नहीं जानता कि इस औरत का क्या मकसद है, लेकिन ये एक हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, सर आपको कोई गलतफहमी हुई, क्योंकि ये तमाम औरतें पहले मेंटल हॉस्पिटल में थीं। डॉक्टरों की तस्दीक के बाद ही इनको इधर पागल खाने में मुंतकिल किया गया है। लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं है कि इस औरत के दरमियान कोई नॉर्मल औरत हो। वकील साहब ने कहा कि मेरी नज़र कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता जो कि मैं कह रहा हूँ हकीकत में यही है, लेकिन कम अज़ कम मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि मैं इस हकीकत को जाने बगैर वापस नहीं जा सकता। मैनेजर ने कहा, आप हमारे साथ तशरीफ़ ले आए, हम आपके लिए एक दावत का बंदोबस्त किया है। वकील साहब ने दोपहर का खाना खाया और फिर बावर्ची से कहा कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तुम्हारे हाथ में लज्जत है, लेकिन एक काम करना होगा। बावर्ची ने कहा, जी सर आप हुक्म करें। वकील साहब ने बावर्ची से कहा कि आज रात का खाना जो इन पागल औरतों को पेश किया जाएगा उसमें नमक तेज़ डालना। ये सुनकर बावर्ची काफ़ी हैरान हुआ, कहने लगा, सर मैं आपकी बात समझा नहीं। पर वकील साहब ने बावर्ची से कहा कि मैं जैसे कह रहा हूँ बस वैसे ही करना। बावर्ची ने वकील साहब के हुक्म पर खाने में नमक तेज़ डाल दिया। फिर जब उन औरतों को खाना पेश किया गया तो वकील साहब कैद खाने के बाहर औरतों को बड़े ही गौर से देखने लगे। मैनेजर और बाकी लोग हैरान थे कि सर क्या करना चाह रहे हैं, मगर इनकी दिलचस्पी में भी काफ़ी इजाफा हुआ। वकील साहब एक एक औरत को बड़े देखने में मसरूफ़ थे। फिर उनमें से एक औरत की तरफ इशारा करते हुए वकील साहब ने एक फीमेल गार्ड से कहा कि इस औरत को कैद खाने से बाहर निकालो। अगर अकेले ये काम नहीं कर सकती तो बाकी गार्ड्स को भी अपने साथ मिला लो। 3 फीमेल गार्ड्स कैद खाने में दाखिल हुई और उस औरत को पकड़ना चाहा, लेकिन इस पागल औरत की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और किसी भी गार्ड को अपने करीब नहीं आने दे रही थी। फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और घसीट कर उसे कैद खाने से बाहर लाया गया। वकील साहब ने मैनेजर से कहा कि मैं इस औरत से कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस पर मैंने कहा कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये औरत किसी पोजीशन में नहीं है कि आप इससे गुफ्तगू कर सकें। ज़रा इसके हालात तो देखिए, इसके हुलिये को देखिए, तकरीबन 2 माह से ये नहाई नहीं है और ये बड़े बड़े नाखूनों से आप पर हमला भी कर देगी। वकील साहब ने कहा, मैं यहाँ बतौर मेहमान आया हूँ, लिहाजा आज जो मैं कहूँगा तुम लोगों को मेरी बात पर अमल करना पड़ेगा। इस औरत को एक अलग कमरे में लाया गया। वकील साहब वहाँ गए तो उस औरत से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। वो खामोश रही, फिर इर्द गिर्द कमरे में नज़रें घुमाने लगी जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो, कोई चीज़ जिससे वो वकील साहब पर हमला कर सके। वकील साहब ने इस औरत से कहा, बहन मैं ये जान चुका हूँ तुम पागल नहीं हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम इधर क्यों आई हो। मुझे हकीकत बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे अपना बड़ा भाई समझो, मैं किसी सूरत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वकील साहब की इस बात पर भी औरत ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ना दिया। वो उसे जहर कह रही थी कि वो कोई बात नहीं सुन रही थी। तकरीबन 20 से 15 मिनट तक वकील साहब ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस औरत से गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन उसने वकील साहब की सारी बातें सुनी अनसुनी कर दी थी और वापस उठकर अपनी कुर्सी से जाने लगी।
जब दरवाजे के करीब पहुंची तो मुड़कर एक दफ़ा इस औरत को देखा और कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और शायद फिर वापस ना आऊँ। सारी ज़िंदगी इन पागल औरतों के दरमियान तुम्हें जीना होगा। ये बहुत अजियत वाला काम है जो तुम कर रही हो। और वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो औरत की चीखों की आवाज़ आई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैनेजर हैरान हुआ। वकील साहब से कहा कि सर, इससे पहले कभी इस औरत को रोते हुए नहीं देखा, आपने कैसे जाना कि ये औरत पागल नहीं है? वकील साहब ने कहा, जब औरतें खाना खाने में मसरूफ़ थीं, खाने में नमक बहुत तेज़ था। जब कोई पागल शख्स नागवार चीज़ खाता है, ज़्यादा कड़वी या फिर ज़्यादा नमकीन, तो उसके चेहरे से तासुरात में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। मगर एक अक्लमंद शख्स के चेहरे से इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कुछ तो खा रहा है। फिर इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये क्या खा रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती खा रहा है। इसे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये औरत, जिसका नाम मैं नहीं जानता, ज़बरदस्ती खाना खा रही थी और अपने तासुरात छुपाने की कोशिश कर रही थी। आज ये काफ़ी अरसे बाद रोई है, दिल का गुबार निकालने। तो तकरीबन आधा घंटा तक वो रोती रही। इसके बाद दोबारा वकील साहब कमरे में वापस आ रहे, उसे पूछा कि अपने आप पर ये जुल्म क्यों कर रही हो? ये कैसी सज़ा है जो तूने अपने लिए मुंतखब की? आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मेरा नाम शबाना है। जो सज़ा मैंने अपने लिए मुंतखब किया है, शायद ये भी काम है। आज से 6 बरस पहले मेरी शादी हो रही थी। शादी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, बस बारात का इंतज़ार था। एक ऐसे शख्स से मेरी शादी होने जा रही थी जो मेरा पसंदीदा शख्स था। मैंने उसे चाहा था, अपने ख्वाबों में सजाया था। उसका नाम मेहरबान था और जब मुझे उसकी तस्वीर दिखाई गई तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वो एक पढ़ा लिखा लड़का था। लेकिन एक बात मैं अभी तक उसके बारे में ये नहीं जान पाई थी कि वो पढ़ा लिखा भी था, लेकिन ये था कि मैं नहीं जानती थी कि वो भी मुझे चाहता है। ये मैं अपने वालिदैन के कहने पर शादी कर रहा है। मेरे हाथों पर लगी मेहंदी का रंग बहुत तेज़ था। जो भी मेरे हाथ को देखता तो ये कहता है कि तुम्हारा शौहर तुझसे मोहब्बत करेगा, और उनकी ये बातें सुनकर मैं खुश हो जाया करती। मेरी परेशानी में उस वक्त इजाफा हुआ जब बारात आने में काफ़ी देर हो गई थी, और ये परेशानी मेरे अलावा मेरे वालिदैन के चेहरे पर भी थी। मेरा वालिद बार बार मेरे होने वाली सास को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर अब्बा ने मेरे बड़े भाई को भेजा, जाकर पता करो मसला क्या है, खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत ना हो, जिसकी वजह से वो देर कर रहे थे। भाई जान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ रवाना हुए। वहाँ जाकर पता चला कि मेहरबान से तो घर से चला गया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। जैसे ही आएगा तो हम बारात लेकर आ जाएंगे। भाई उनकी बात सुनकर हैरान हुआ। जैसे लड़के की आज शादी थी, वो भला कहाँ जा सकता? अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। उस पर मेरी सास कहने लगी, उन्हें वापस आ जाएगा, मुझे उम्मीद है, आप तसल्ली रखें और थोड़ा सा मजीद इंतज़ार कर लें। इसमें मेहरबान के छोटे भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों झूठ बोल रही हैं, क्यों इन बेचारों को मजीद इंतज़ार करवा रही हैं? हकीकत तो ये कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था, आप उसकी शादी ज़बरदस्ती कर रही थी, जिसकी वजह से वो घर से भाग गया और अब वापस नहीं आएगा। मेहरबान की माँ से घूर रही थी और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा भाई सब समझ चुका था। वो उदास चेहरा लिया वापस आया और अब्बा को सब बताया। अब्बा के जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शादी हाल में मौजूद लोग एक दूसरे से चीमगोइयाँ करने लगे। कोई दूल्हा को भला भरा कह रहा था, तो कोई मुझे बदकिस्मत कह रहा था। मुंह में इतनी बातें, मगर मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे तो अब अब्बा की फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरे अब्बा को संभालने लगी। जिनको शादी में दावत दी थी, अक्सर लोग वहाँ से जाने लगे, लेकिन करीबी दोस्त और रिश्तेदार वहाँ अब्बा और भाई को तसल्ली देने लगे और वहाँ से ना गए। मेरी 2 बड़ी बहनों के घर वाले भी उधर आए हुए थे। बजाय वो अब्बा को संभालने, उल्टा हम पर बातें कर रहे थे, बल्कि मुझे मनहूस कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि जिस लड़की की बारात ना आए, ये कोई अच्छा शुगर नहीं होता। अब्बा की तबीयत ख़राब होने लगी। मेरे भाई डॉक्टर के पास गए, क्योंकि अभी किसी सूरत हाल अस्पताल नहीं जाने वाले थे। चूँकि लोगों के हजूम में से एक शख्स उठा और अब्बा से कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे अब्बा के एक दोस्त का बेटा था, दरमियाने का था और सांवली रंगत थी। अपने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी तबीयत संभलने लगी। अब्बा का दोस्त अजीज़ साहब जो इस शादी में आए थे, अब्बा उसके पास गए और कहने लगी, ये तुम्हारा बेटा सही कह रहा है, कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? अजीज़ ने अब्बास से कहा, ये वक्त मजाक करने का नहीं, भला रिश्तों में कौन मजाक करता? अब्बा के लिए ये किसी नेमत से कम बात नहीं थी, क्योंकि शादी के तमाम इंतजामात हो चुके थे और यही वाहिद एक रास्ता था जिससे अब्बा इस जिल्लत से बच सकते थे। और मुश्किल की इस घड़ी में अब्बा के दोस्त ने उसका साथ दिया था। उसका नाम मज़हर था। मज़हर ने अपने बाप से इजाज़त चाहिए कि मैं शबाना से निकाह करना चाहता हूँ, आपको इस पर एतराज़ तो नहीं? अजीज़ ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे एतराज़ नहीं। इसने कहा पर किसी को भी एतराज़ नहीं था। मेरा बाप भी राज़ी था, मेरे भाई भी खुश थे, लेकिन सबसे बड़ा एतराज़ मुझे था। कहाँ मेहरान और कहाँ ये सांवली रंगत का मज़हर, जिसका चेहरा मैं देखना ही नहीं चाहती थी। इसका कद तो शायद मुझसे भी 2-3 इंच कम था, और मैं ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती थी जो मेरे ही काबिल नहीं था। मैंने तो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, मगर वहाँ इनकार कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं इनकार करती तो अब्बा की तबीयत मज़ीद बिगड़ जाती। अब्बा मेरे ये इनकार बर्दाश्त न कर पाते, लिहाजा दिल पर पत्थर रख कर मैंने हाँ में सर हिला दिया। अब्बा ने मेरे सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखा और मुझे दुआएं दी और मुझे फिर मज़हर के साथ रुखसत कर दिया। जब घर से बाहर निकले तो उसने अपनी टैक्सी का दरवाज़ा खोला। ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है, बल्कि हकीकत ये थी कोई शादी में शिरकत के लिए अपनी टैक्सी पर ही आया था। आते हुए भी शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों को लेकर आया था। शादी के मौके पर भी वो अपनी सवारी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसने कभी ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा था कि वापसी पर वो सवारी की बजाय खूबसूरत दुल्हन लेकर जाएगा। मुझे तो अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा था कि मज़हर की सूरत में मुझे ऐसा शौहर मिलेगा जिसकी सूरत देखना ही नहीं चाहती थी।
हालांकि इसके चेहरे पर तो बहुत खुशी थी, उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी मामला पेश आएगा और सुबाना हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। उसके बाद जब वो घर पहुंचा तो मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। घर ऐसा था कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया। बहुत छोटा सा सहन था, 2 कमरे थे। ये खस्ता हाल घर था जिसमें वो मुझे लेकर आया था। मुझे एक कमरे में ले आया जहाँ एक छोटे से पलंग पर सफ़ेद रंग की चादर बिखरी हुई थी। मैं उस पलंग पर बैठ गई। एक छोटा सा कमरा था। मैं अपनी किस्मत पर हैरान हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही सब कुछ ठीक था, आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाए हुए थे और मेरी बहनें बार बार मुझसे कह रही थी कि शबाना की किस्मत कितनी अच्छी है, हम दोनों से अच्छा घर मिलने वाला है, हस्बैंड भी काफ़ी हैंडसम है। मगर अचानक सब कुछ बदल गया, इतना जल्दी कि मुझे संभलने का मौका ना मिला। अब्बा की परेशानी को देखते हुए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा था, वरना मैं हरगिज़ इसके लिए राज़ी नहीं थी। मगर मुझसे कहने लगे मैं पानी ले आऊँ आपके लिए। मैंने इस बात में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो एक स्टील के गिलास में मेरे लिए पानी ले आया था। हालांकि मैं तो इस किस्म की लड़की थी कि कभी स्टील के गिलास में पानी तक नहीं पिया था, हमेशा शीशे के गिलास में पानी पीती थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, घर की लाडली थी, बहनों से खूबसूरत भी बहुत थी, लिहाजा मेरे नखरे भी देखने वाले थे। ज़िंदगी में कभी बर्तन नहीं धोए थे कि मेरे हाथ ना ख़राब हो जाएँ, रोटियाँ भी नहीं बनाती थी कि रंगत काली ना हो जाए, कि मेरे चेहरे पर दाने ना पैदा हो जाएँ। मैं बहुत ख़्याल रखती थी। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया, 2 घूँट पानी पिया और फिर वापस कर दिया। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और फिर मुझसे कहने लगा, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने दिल में यही सोचा कि हाँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे आपको सौंप दिया। कम से कम मेरे बाप एक दफ़ा देख तो लेता कि मैं अपनी हसीन जमील बेटी आखिर दे किसको रहा हूँ। अगर मेरा अन भाग गया तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि फ़ौरन किसी के साथ ब्याह दी जाए। ये कंवारी तो नहीं बैठी रहती, घर में किसी और लड़के से शादी कर लेती, लेकिन कम से कम मज़र तो मेरी किस्मत में ना आता। खैर, मैंने भी सोच रखा था कि कुछ अरसे के साथ इसके साथ रहूँगी, फिर खुला लेकर अपने घर चली जाऊँगी, क्योंकि इसके साथ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। रात को सोने से पहले वो मेरे सामने बैठा था। मैंने कहा, सना है, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझसे कहने लगा, बात मैंने भी कहा, मैं अभी ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं किसी भी रिश्ते के लिए, लिहाजा मैं आपके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रख सकती। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, मगर आपके सारे हकूक़ मुझे अदा करने हैं, आपके हकूक़ से गाफिल नहीं हो सकते। ये कहकर उसने चादर लिया और तकिया लेकर बाहर सेन में चारपाई पर सो गया। ये मार्च का महीना था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, ना ही सर्दी। वो बाहर सेन में सो गया और मैं अकेली कमरे में सो रही थी। सुबह की नमाज़ के लिए वो उठा तो मुझे उससे जगाया कि इससे पहले कभी मैंने सुबह की नमाज़ अदा नहीं की थी, लेकिन उसके कहने पर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ में रो रो कर यही दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया, मुझे किस खता की इतनी बड़ी सज़ा मिली। मेरे हिस्से में ये शख्स आया जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी टैक्सी चलाने से पहले उसने मुझसे कहा कि फ्रिज में सारा सामान पड़ा, जो चाहे बना लेना। उसके बाद वो घर से रवाना हुआ। मुझे इस कपड़ों में बड़ी घुटन हो रही थी। अलमारी में सारे मर्दाना कपड़े पड़े थे, जिनमें से एक मर्दाना सूट मैंने पहन लिया। शाम को वो वापस आया तो एक शॉपर में कुछ कपड़े थे। उसने कहा कि ये कुछ रेडीमेड सूट लाया हूँ, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आए होंगे। मर्दाना लिबास भी अच्छी लगती हो, लेकिन फिर भी ये कपड़े लाया। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, कपड़े उसके हाथ से लिए। उसके बाद मैंने कपड़े बदले, कमरे में आया, उसे यही कहा कि देखिए, आप नाराज़ मत हो, लेकिन मैं आपसे किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। वो कहने लगा, मैं समझता हूँ, लेकिन अब तो शादी में काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। मैंने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन आपसे ताल्लुक़ नहीं रख सकती। आप चाहें तो मुझे तलाक दे दें, मुझे अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दें। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। कहने लगा, ये आप कैसी बातें करी हैं, मैं इतने हजूम में आपको छोड़ने के लिए तो नहीं उठा था, आपको अपनाने के लिए उठा था। मैंने अपना इरादा ज़ाहिर किया। अब ऐसे कहने लगा, लेकिन आपको मैं पसंद करती नहीं हूँ, तो आपसे मैं मोहब्बत करती हूँ। वो कहने लगा, मोहब्बत शादी के बाद भी तो हो सकती है। मैंने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे जज्बात को समझिए। ये सुनकर वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन मैं सेन में चाय पीने में मसरूफ़ थी कि मैंने देखा पड़ोस की छत पर एक लड़का टहल रहा था, जिसने जैसे ही मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो बहुत खूबसूरत लड़का था और मज़र से तो लाख दर्जे बेहतर था। पहले दिन तो मैं हंसी उठकर चली गई थी, लेकिन दूसरे दिन धूप में चाय पी रही थी, वो दोबारा छत पर मुझे नजर आया। उसके हाथ इशारों से मुझे इस बात का इल्म हो चुका था कि वो मुझसे मेरा नंबर मांग रहा था। इस घर में तो मेरा दिल नहीं लगता था, लिहाजा मैंने इशारे से उसे अपना नंबर दे दिया। फिर हमारी बातें होने लगी। उसका नाम काशान था। पहली बार जब मैंने उससे बात की तो उसने कॉल पर यही कहा, आप बहुत खूबसूरत है, क्या किस्मत पाई है टैक्सी वाले ने जो उसको आप जैसी बीवी मिली। मैंने उसे कहा, ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी जो ऐसा शौहर मिला। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि आपकी शादी कैसे हुई। मैंने उसे सारी तफसील बता दी। बात का शान को बहुत अफसोस हुआ। कहने लगा, शादी की तकरीब में मैं भी होता, ये सब ना होने देता। मैंने इससे कहा कि अब जो होना था हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इस पर बार बार यही कह रहा था कि क्यों नहीं कर सकती, हम कोई जानवर थोड़ी हैं जिसके लिए कहीं पे भी उसको बांध दिया जाए, हम खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकते। मैंने उसे फ़ोन पर बातें ही कर रही थी कि अचानक मज़र घर में दाखिल हुआ और मुझसे कहने लगा, यहाँ मत बैठा करे, सामने छत पर छोरे किस्म के लड़के होते हैं, ऐसे ही आपको तंग करेंगे। मैं उसकी बातें सुनकर अंदर कमरे में चली गई। दिल में यही सोचा था कि आवारा हैं जो भी हैं, लेकिन तुमसे तो बेहतर है, मेरा वक्त ही गुजर जाएगा, जबकि अपने शौहर के साथ मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। अब मेरा ये रोज़ का मामूल बन चुका था। वो जैसे घर से बाहर जाता, मैं काशान से फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देती थी और मुझे उनसे बातें करते
अच्छा महसूस होता था। एक दिन तो आधी रात को उसका फ़ोन आया, मैं बाहर सहन में आ गई। वो मुझसे कहने लगा, जब से आपको देखा आपका दीवाना हो चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? कहने लगा मुलाकात होगी तो जान भी हो जाओगी, लेकिन फ़िलहाल तो इतना जानता हूँ कि तुम इस काले टैक्सी वाले की बीवी हो। वैसे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैंने कहा हो चुकी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। वो बार बार मुझे अपनी मोहब्बत के दावे कर रहा था। मैंने कहा अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये मैं कहूँगी करोगे? कहने लगा आप जो कहो मैं आपकी खातिर जान भी देने को तैयार हूँ, तो मुझे एक बार आजमा कर तो देखो। मैंने दिल में एक मनसूबा बना लिया था, हालांकि इस मनसूबे पर मैं इतना जल्दी अमल करने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने कहा शान से ये ज़रूर कहा ठीक है मैं तुम्हारी आजमाइश ज़रूर कहूँगी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आज शाम मज़र को घर में आया तो मुझसे कहने लगा तैयार हो जो आज हमने बाहर खाना खाना है। मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझसे बार बार कह रहा था। मैंने उसके साथ टैक्सी में एक होटल पर चली गई, लेकिन हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे ले आए। कोने वाले टेबल में हम दोनों बैठ के खाना खाने लगे। क्या खाना पसंद करोगे? मैंने तंज़िया लहजे में कहा कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मंगवा लें, जो मंगवाएंगे इतने पैसे आपकी जेब में मौजूद नहीं होंगे। वो कहने लगा बेफिक्र हो जो, मैं काफ़ी दिनों से बचत कर रहा हूँ, तुम जो चाहो मंगवा चाहती हो, तुम जो मंगवाना चाहती हो पैसे मेरे पास मौजूद हैं। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से रेस्टोरेंट का सबसे महंगा तरीन खाना मंगवाया। उसके बाद आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम खाते हुए कुछ मेरे कपड़ों पर गिर गई तो मैं साफ़ के लिए वॉशरूम चली गई। वहाँ एक लड़का मेरी तरफ देख रहा था, अजीबोगरीब इशारे कर रहा था। फिर वो मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैं इस लड़के पर चिल्लाई तो मज़र ने सुन लिया और उस आवारा लड़के को पूरी तरह मारना शुरू कर दिया। उस लड़के ने भी मज़र को मारा, लेकिन मज़र ने उसकी खूब पिटाई की, जिसकी वजह से मज़र के नाक पर चोट आई थी। उसके नाक से खून बह रहा था। लोग वहाँ जमा होने लगे, हत्ता कि होटल के मैनेजर को भी आना पड़ा। सब ने इस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैं पहली बार मज़र को इतने गुस्से में देखा था। घर आकर मुझसे यही कहने लगा कि तुम मेरी इज्जत थी, उसकी जुर्रत कैसे है मेरी इज्जत की तरफ देख रही। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर मसला ये था कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मैं करना भी नहीं चाहती थी, बल्कि शुक्र सूरत की दीवानी थी। हालांकि किरदार के लिहाज से मज़र का कोई सानी नहीं था। 5 वक्त का नमाजी था, कुरान मजीद की तिलावत करता था, कभी किसी औरत की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा था, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था और किरदार का बहुत अच्छा था। लेकिन उसके सामने मुझे रंग छोटे कद से ही मसला था। मैं जहरी शक्ल, हुस्न और नमूदर माशी की कायल थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अशान का फ़ोन आया तो मैंने उसे यही कहा कि तुमने मोहब्बत के दावे किए तो अब मैं तुम्हें आजमाऊंगी। मैं शक से छुटकारा चाहती हूँ, तुम किस तरह मेरे रास्ते से हटाओ तो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने उससे कही थी। उसने कहा ठीक है तुम्हारी खातिर ये भी करूँगा। आज रात उसे ठिकाने लगाने का मनसूबा बना चुका था। मेरा शौहर बेचारा गहरी नींद में था जब कशान दीवार पर लांग कर हमारे घर में दाखिल हुआ। उसने डंडे से मेरे शौहर के सर पर वार किया और नींद की आलम में उसका काम तमाम हो गया। फिर कशान के साथ लेकर मैं घर से भागने लगी। उसने कहा अलमारी में देखो, शायद कोई कीमती चीज़, पैसे या जेवर पड़े हों, ये काम आएंगे। वो हमेशा अपनी अलमारी पर ताले लगा के रखता था। ताला खोल कर चेक किया तो अलमारी में कुछ पैसे और एक डायरी पड़ी थी। जाते वक्त मैं उस डायरी भी साथ ले गई। डायरी में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसमें यही लिखा था कि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन एक न एक दिन मुझसे ज़रूर मोहब्बत करेगी। मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगा। बस एक झलक, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अपने लिए देखना चाहता हूँ। एक बार वो मुझे दिल से कबूल कर ले और उसने जो नफरत अपने दिल में मेरे लिए पाल रखी है वो ख़त्म हो जाए। डायरी पढ़कर मैं बेजान सी हो चुकी थी। मुझे लगता था मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया। एक ऐसा इंसान जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और उसके साथ जा रही थी, इसके बारे में तो मैं जानती तक नहीं थी। उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत में मुझे उसका दीवाना बनाया। मुझे एक क्वार्टर में ले गया। वहाँ उसके कमरे से पहले से बुक कराया हुआ था और हमारे आते ही 3 नौजवान और थे जो इस कमरे में दाखिल हुए। काशान से पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगे दोस्त हैं, अपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं काशान और उसके दोस्तों का इरादा समझ चुकी थी। ये एक चाल थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने वहाँ से भागना शुरू किया। काशान और उसके दोस्तों ने वहाँ से मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। आधी रात का वक्त था। मैं सड़क के किनारे भाग रही थी जबकि वो मेरे पीछे थे। फिर एक गाड़ी के सामने खड़ा किया। उसने गाड़ी की रुकी तो काशान और उसके दोस्त भाग खड़े हुए। वहाँ से रेलवे स्टेशन आई। फिर कराची जाने वाली ट्रेन पर बैठ गई। इधर कराची में मारी मारी फिर रही थी, अपने होशो हवास में नहीं थी। बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी थी मैंने अपने आप को सज़ा देना चाहिए और यही सज़ा थी कि मैं पागल औरतों का शिकार बनूं, क्योंकि मुझसे बड़ी पागल और कौन होगी जिसने अपने इतने अच्छे मुखलिस शौहर को खो दिया, उसको मार दिया। ये मुझे नोचती है, मेरे बाल नोचती हैं, मुझे ज़ख्मी करती हैं, मुझे तस्कीन हासिल होती है। यही मेरी सज़ा है। अगर मैं चाहती तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती थी और यही मेरी सज़ा है। अकील साहब ये बातें सुनकर उसके सर पर हाथ फेरा और उसको अपने साथ ले गए और अपने घर पर रखा। फिर उसकी एक अच्छा लड़का देकर शादी कर दी। वो ये कहानी सुनाते हुए रोने लग गई थी और कहा था कि ऐसा भाई सबको अल्लाह ताला अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई कहानी लगवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। साथ रहने का शुक्रिया।